नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में अब भ्रष्टाचारी पुलिस वालों की खैर नहीं है। भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों पर सीएम योगी सख्त हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा है। भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की डिटेल अब पुलिस मुख्यालय जाएगी। एसएसपी हर महीने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की डिटेल भेजेंगे। तो अब जो भी भ्रष्ट पुलिसकर्मी होंगे उनकी खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय में इनकी पूरी डिटेल भेजी जाएगी। खुद योगी आदित्यनाथ ने इसकी डिटेल मांगी है और अब निर्देश दिए गए हैं। तो डीजीपी मुकुल ने पूरी डिटेल मांगी है। जो भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मी हैं उनकी पूरी लिस्ट बनेगी और पुलिसकर्मियों का ये पूरा ब्यौरा पुलिस मुख्यालय में जाएगा। हर महीने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की डिटेल भेजी जाएगी यहां पर। तो एसएसपी हर महीने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की लिस्ट भेजेंगे। यूपी में अब भ्रष्टाचारी पुलिस वालों की कोई खैर नहीं है। अब उन्हें बख्शा नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचारी पुलिस वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो पुलिसकर्मियों पर सीएम योगी सख्त हो चुके हैं। डीजीपी मुकुल गोयल ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों का ब्यौरा मांगा है और अब ये पूरी डिटेल पुलिस मुख्यालय में जाएगी। हर महीने ये डिटेल भेजी जानी है। तो डीजीपी ने ये पूरी डिटेल मांगी है और अब पूरी डिटेल बनकर जाएगी पुलिस मुख्यालय में। तो लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जिस तरह से बदमाशों के खिलाफ की जा रही है प्रदेश में, ऑपरेशन क्लीन के तहत जो गुंडे बदमाश हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। तो एक और कदम बढ़ाते हुए अब भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को अब बख्शा नहीं जाएगा, उनकी डिटेल मांगी गई है। तो यहां पर अगर भ्रष्टाचार कोई पुलिसकर्मी करता है तो उसकी खैर नहीं है, क्योंकि अब सारी डिटेल पुलिस मुख्यालय में जाएगी और जैसे ही पुलिस मुख्यालय में डिटेल जाएगी तो कार्रवाई तय है। तो भ्रष्टाचारी पुलिसकर्मियों पर अब सीएम योगी का रुख काफी सख्त हो गया है। उन्होंने डीजीपी को इसकी जिम्मेदारी दी है और कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे उन सभी की पूरी डिटेल बनाई जाए और पुलिस मुख्यालय में भेजी जाए और इन सब पर कार्रवाई की जाए। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि एसएसपी हर महीने इनकी लिस्ट जमा करने को कहा है। डीजीपी ने ये पूरी लिस्ट मांगी है और ये पुलिसकर्मियों का पूरा ब्यौरा बनकर जाएगा और इसी ब्यौरे के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो खाकी वर्दी अगर दागदार होंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो खाकी वर्दी पर अगर सवाल उठे तो जवाबदेही बनेगी जिन पर सवाल उठेंगे और भ्रष्टाचारी जो पुलिसकर्मी हैं जो सवालों के घेरे में आएंगे उन्हें जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी खुद की कि आखिरकार इस लिस्ट में उनका नाम क्यों है। और लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष मिश्रा इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मनीष, अब ये मान लिया जाए कि किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है प्रदेश के मुखिया और अब जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे पुलिस वाले उनकी खैर नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए, आपको बता दूं कि जब से डीजीपी मुकुल गोयल ने ये पदभार संभाला था उसके बाद से वो लगातार अपनी मददों को ये निर्देश दे रहे थे कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि आपकी कोई छवि खराब हो या पुलिस की छवि खराब हो। हमेशा से आप मानता कि उस दायरे में रहें और जो आपके उसमें आते हैं, थाने में आते हैं, कोई फरियाद लेके तो फरियादियों से अच्छा बिहेवियर दें। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जो सबसे अहम थाना माना जाता है हजरतगंज थाना, उसका औचक निरीक्षण किया था। उसके बाद कई खामियां मिली थी। उन्होंने वहां पे तत्काल वहां के जो एसएचओ हैं उनको भी स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि वो बीमार थे इसलिए उनको थोड़ा समय भी दिया गया है। उसके बाद ही मुकुल गोयल ने सभी जिला के कप्तानों से और जो कमिश्नर हैं उनसे एक रिपोर्ट तलब की है कि जो वहाँ के दागी अफसर हैं या जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिनके पर कभी कोई ऐसे आरोप लगे, उनकी आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे
और अब और भी जानकारी लेंगे। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से ही है। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। 6 जिलों में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन है। एटा में सांसद सतीश गौतम सम्मेलन करेंगे। लखीमपुर में संगठन मंत्री सुनील बंसल सम्मेलन करेंगे। सिद्धार्थनगर में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सम्मेलन करेंगे। तो एटा में सांसद सतीश को यह जिम्मेदारी दी गई है। सतीश गौतम इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। लखीमपुर में संगठन मंत्री सुनील बंसल सम्मेलन कर रहे हैं और सिद्धार्थनगर में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सम्मेलन करेंगे। तो आपको बता दें, आज तीसरा दिन है और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आज तीसरा दिन है बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का। आज क्या कुछ होने वाला है इस सम्मेलन के जरिए? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन लगातार जारी है। आज तीसरा दिन है बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का, तीसरा दिन है और अलग अलग जिलों में जो 6 जिले हैं वहां पर ये सम्मेलन जारी है। सिद्धार्थनगर में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सम्मेलन करेंगे। एटा में सांसद सतीश गौतम सम्मेलन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लखीमपुर में संगठन मंत्री सुनील बंसल सम्मेलन करेंगे। सिद्धार्थनगर में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सम्मेलन करेंगे। तो 6 अलग अलग जिले हैं जहां पर अलग अलग कमान संभाल रहे हैं मंत्रीगण और 6 जिलों में ये बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। लगातार तीसरा दिन है और बड़ा वर्ग है ब्राह्मण चेहरा, जो एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जब विधानसभा चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो एक बड़े वोट बैंक के रूप में उभर कर आते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मणों को साधने की यहाँ पर कोशिश जारी है। तमाम पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में की पूरी कोशिश की जा रही है। बसपा की तरफ से ब्राह्मणों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि बसपा का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी के वोट बैंक में जो ब्राह्मणों का वोट बैंक है, ये तमाम बातें लगातार चलती रहेंगी जब तक कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। पार्टी है वो अपनी तरफ से जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश कर ही रही है, लोगों को अपने पाले में कोशिश कर ही रही है, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो चाहे कोई और वर्ग हो। वोट की राजनीति तो होती रहेगी और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातीय समीकरण को लेकर वोट बैंक की राजनीति होती है। जाति सर्वोपरि हो जाता है, यहाँ पर विकास सेकेंडरी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जातिगत आधार पर राजनीति चल रही है। बढ़ते आगे, खबर लखनऊ से। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति अब जब्त होगी। आजमगढ़ पुलिस करोड़ों की संपत्ति जब्त करेगी। मुख्तार ने पत्नी के नाम खरीदी थी संपत्ति। आजमगढ़ में दर्ज गैंगस्टर मामले में अब कार्रवाई होगी। दरअसल आजमगढ़ में गैंगस्टर मामले में केस दर्ज हुआ था और इसी पर माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति इसी मामले में कार्रवाई करते हुए जब्त की जाएगी। करोड़ों की संपत्ति को 5 लाख में लेने का आरोप है। संपत्ति कुर्क करने के लिए एसपी ने अब डीएम को खत लिखा है। तो एसपी ने डीएम को खत लिखकर कहा है कि माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त की जाए, क्योंकि जो संपत्ति खरीदी गई थी वो अवैध तरीके से खरीदी गई थी। पत्नी के नाम पर मुख्तार अंसारी ने संपत्ति खरीदी थी और अब ये संपत्ति जब्त की जाएगी। एक मामला दर्ज है, उसी मामले के तहत ये कार्रवाई होनी है और संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। एसपी ने डीएम को खत लिखा है। दरअसल करोड़ों की संपत्ति है जो महज 5 लाख में लिया गया है, इसका ये आरोप है। आपको बता दें कि गैंगस्टर मामले में केस दर्ज है आजमगढ़ में और अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी माफिया मुख्तार अंसारी की, क्योंकि संपत्ति जब्त कभी भी हो सकती है। एसपी ने खत लिखा है और कहा है कि इनकी संपत्ति जब्त की जाए। एसपी ने डीएम को खत लिखा है। तो आजमगढ़ में दर्ज गैंगस्टर मामले में ये कार्रवाई होगी और माना यह जा रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ जाएंगी। करोड़ों की संपत्ति है जो महज 5 लाख में ली गई है, ये आरोप लग रहा है और गैंगस्टर मामले में केस पहले से ही चल रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी की संपत्ति जब्त होगी। बड़ी खबर देहरादून से
यहाँ पर नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं सीएम धामी। तो नगर निगम के औचक निरीक्षण पर अचानक पहुंचे हैं सीएम धामी। यहाँ पर ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से काम चल रहा है नगर निगम का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक नगर निगम के निरीक्षण पर पहुंचे। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि नगर निगम में किस तरह से काम चल रहा है, क्या वक्त पर पहुंच रहे हैं नगर निगम के अधिकारी या नहीं, क्या समय पर काम हो रहा है या नहीं, क्या कोई कार्य है जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है वो लंबित है या फिर उस पर ध्यान दिया जा रहा है नहीं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसका निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंचे हैं सीएम धामी। तो नगर निगम अचानक पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सभी स्टैंड बाय मोड पर आ चुके हैं अधिकारी। नगर निगम के औचक निरीक्षण पर जैसे ही सीएम धामी पहुंचे, अधिकारी यहाँ पर स्टैंड बाय मोड पर हैं। अब देहरादून के नगर निगम का औचक निरीक्षण के लिए जैसे ही सीएम धामी पहुंचे, तो यहाँ पर ये जानने की उनकी कोशिश है कि किस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, क्या वक्त पर काम हो रहा है या नहीं, जो भी काम है नगर निगम से जुड़े हुए वो काम में तेजी आई है या नहीं, क्या अधिकारी लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, क्या काम ढंग से तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखने के लिए, जिसकी पड़ताल के लिए यहाँ निरीक्षण करने के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं सीएम धामी। और जैसे ही सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर सभी तमाम अधिकारी स्टैंड बाय मोड पर आ गए। सुदीप हमारे साथ विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुदीप, अचानक नगर निगम के निरीक्षण पर पहुंचे हैं सीएम धामी, ये खबर आ रही है। जी बिल्कुल, ये बात सही है। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री नगर निगम एमडीडीए पहुंचे थे और आज मुख्यमंत्री गोपनीय तरीके से चुपचाप नगर निगम पहुंचे, टैक्स और हाउस टैक्स और जो दूसरे व्यवसाय है उनका जायजा लिया, लोगों से मुलाकात की, लोगों का हाथ जोड़कर वहां पर अभिवादन भी किया। मुख्यमंत्री ने कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को भी कहा है और कुछ निर्देश भी दिए। हालांकि इसकी हमें और डिटेल अभी मिलनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण था, जो दौरा था, बेहद महत्वपूर्ण था। अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सुदीप, जैसे ही वो यहाँ पहुंचे बिना बताए, तो वहाँ किस तरह का माहौल बना नगर निगम के ऑफिस में? देखिए, मुख्यमंत्री सबसे पहले टैक्स के सेक्शन में गए और लोगों में जहां एक सहानुभूति या यूं कहें मुख्यमंत्री को देख के उत्साह हुआ, वहीं कुछ अधिकारी कर्मचारी परेशान भी थे। जानकार बताते हैं कि नगर निगम के कई बड़े इस दौरान नगर निगम में मौजूद भी नहीं थे। इस पर भी मुख्यमंत्री ने सिताई है। हालांकि इस मामले में पूरी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आना बाकी है। जी सुदीप, यहाँ पर उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए हैं कामकाज को लेकर अधिकारियों को। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता से जुड़ी समस्याओं का जल्द निस्तारण हो, लोगों को बेवजह ना अटकाया जाए और कोशिश ये की जाए सबका काम समय से निस्तारित हो। जी सुदीप, अब क्या लगता है कि जिन कामों में वहां पर लेट लतीफ दिखाते थे अधिकारी या काम को लटकाया जाता था, सीएम के पहुंचने से उन कामों में तेजी आ जाएगी, ये मान लिया जाए? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री के पहुंचने का सीधे तौर पर संदेश होता है कि सीएम की निगाह है, लिहाजा आप सही से काम करें और आम जन परेशान न हो। सुदीप, आम तौर पर यह देखा जाता है कि जो नगर निगम से जुड़े हुए कार्य हैं वो हर रोज कहीं ना कहीं लोगों को दो चार भी होना होता है उस तरह की समस्याओं से। तो अब लोगों को इस तरह की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे सीएम धामी अचानक। तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है और स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें वो शामिल हुए हैं। आपको हम सीधे वहीं लिए चलते हैं। मैं सबसे पहले सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरे सभी मनीष रहेगा, आप लोग आपस में कृपया बात ताकि इस प्रोग्राम की गरिमा बनी रहे। मैं सबसे पहले आज इस परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष
विधायकगण, समस्त हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण, समस्त हमारे मेयरगण, यहाँ पर उपस्थित मेरे स्वास्थ्य विभाग के समस्त सहयोगीगण और मेरे मीडिया के मित्र, आज इस स्वास्थ्य संवाद में स्वास्थ्य विभाग आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूं। मैं बहुत छोटा बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि आज हम ये समारोह की संवाद हमारे द्वारा क्यों आयोजित किया गया। आप सभी अपने कोई बात नहीं कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा तो ऐसे मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं जो राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में रहते हैं। आप ये भी अवगत हैं कि राज्य सरकार ने लगातार पिछले 4 वर्षों में अपनी तरफ से प्रयास करा है कि हम लोग स्वास्थ्य विभाग में किस प्रकार अपनी सुविधाओं को बेहतर कर सकते हैं। कई सारे परिणाम हमारे समक्ष इस तथ्य को दिखाते हैं कि कई मेहनत बहुत ज़्यादा हम लोगों के सभी के द्वारा की गई। कोविड में माननीय विधायकगणों में आप सभी ने देखा होगा कि राज्य के द्वारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत मेहनत की गई, लेकिन अभी भी हमारे सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए हमने ये संवाद। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक की है और जनता दरबार भी लगाया है, लोगों की समस्याएं भी सुनी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, यहां पर हर एक लोगों से बातचीत भी की कि उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्याएं उन्होंने पढ़ा भी और अधिकारियों को अवगत कराया और अधिकारियों को तुरंत इन समस्याओं को निस्तारित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग जनता दरबार में पहुंचे थे उनसे बातचीत कर उनकी समस्याएं जान रहे थे और उसके बाद अधिकारियों को उनकी समस्याएं सौंपकर उसको तुरंत सही करने के, उनके काम को निस्तारित करने के लिए आदेश दिए हैं। दूसरी तरफ ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टीम 9 के साथ सीएम ने बैठक की है और तमाम रणनीति पर बातचीत की है कि किस तरह से प्रदेश में काम हो रहा है अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो अभी जो फिलहाल डेंगू से काफ़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है वो भी एक चुनौती बना हुआ है, चाहे वो प्रशासनिक अमला है वो किस तरह से काम कर रहा है, या फिर बदमाशों से जुड़े हुए मामले हैं कि प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन भी चल रहा है, लगातार जारी है, जो बदमाश हैं उन पर नकेल कसी जा रही है। तमाम ऐसी कई कार्यक्रम हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर टीम 9 के साथ सीएम ने बैठक की है और लगातार हर रोज़ अमूमन सीएम जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और हर रोज़ टीम 9 के साथ इनकी अमूमन बैठक हो जाती है और इसमें तमाम निर्देश दिए जाते हैं। आज जैसे सीएम ने निर्देश दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी पुलिस वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इटावा से खबर है, जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तेलंगाना की युवती ने पति और ससुराल वालों पर धर्म छिपाकर धोखे से शादी कराने और अब धर्मांतरण कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से शिकायत के बाद फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दहेज एक्ट, मारपीट और धर्म परिवर्तन अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कार्रवाई की मांग की है। तो कहा जा रहा है कि धर्म छुपाकर युवती से शादी कराई गई और उसके बाद शादी के बाद युवती को परेशान किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि वो धर्म बदले, उसके धर्मांतरण के लिए उस पर प्रेशर बनाया जाने लगा। तो तेलंगाना की ये हिंदू महिला है और पूरे परिवार ने युवक के साथ पहले अपनी जात छुपाई, अब धर्म छुपाया और अब इस पर जोर जबरदस्ती की जा रही थी कि वो धर्म बदले। तो लव जिहाद का ये मामला सामने आया है। वहाँ पर हमारे हस्बैंड का नाम है विशाल कुमार पांडे। उनका हाथ के नीचे यहाँ मसनाई घर है, थाना चौबिया पड़ता है। एक लड़का उनको हाथ के नीचे काम कर रहा था। उनका हाथ के नीचे बहुत 40-50 आदमी काम करते रहते हैं, ठेकेदारी लेते हैं वो। तो ये यहाँ का भी लड़का वहाँ पर काम कर रहा था और 5-6 महीने काम किया और 2-3 दिन बोला हमारी तबीयत सही नहीं है। वो घर में ही रहता था, 2-3 दिन डुब्बा मार दिया, मतलब छुट्टी कर लिया, वो नहीं गया। उसके बाद मैं नहा रही थी तो हमारा वीडियो बना लिया था वो बिना कपड़ों के। उसके बाद उसने हमें ब्लैकमेल करना चालू कर दिया।
मामला ये है कि ये पूजा पांडे जी तेलंगाना की रहने वाली हैं और तेलंगाना में कोई राजा पंडित नाम का जो शख्स है वो इनके यहाँ काम करने जाता है। पहली बात तो वो उसका जो एक्चुअल नाम है वो अमीन खान है, उसका एक्चुअल नाम जो है। तो वो पहले से ही साजिश के तहत वहाँ गया होगा, क्योंकि जब उसने अपना नाम बदला है, भाई किसी व्यक्ति को नाम बदलने की आवश्यकता क्या पड़ती है। तो इस तरह के व्यक्ति, ये साजिश चल रही है, इस तरह के व्यक्ति वहाँ पहुँचे, उन्होंने अपना नाम बताया कि हमारा नाम राजा पंडित है, और वो वहाँ पहुँचकर इनके यहाँ पर, इनके पति के यहाँ पर काम करता है, काम करता रहता है। कई सारे लेबर इनके यहाँ काम करते हैं। उसने चुपके से, धोखे से बहन जी का कुछ ऐसे वीडियो बना लिए जो नहीं होने चाहिए थे, और उसके माध्यम से उसने बहन जी को ब्लैकमेल किया। पूरे भार क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका के साथ उसके सौतेले पिता के द्वारा दुराचार करने का अभियोग उसकी बालिका की मां द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है, और आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी लीगल गार्जियन मां के द्वारा मेडिकल एवं अन्य विधिक कार्यवाही संपन्न कराई जा रही। थाना कूड़े। खबर गोंडा से बाढ़ के पानी को लेकर, यहाँ बाढ़ के पानी में गिरने से मासूम की मौत हो गई है। पानी में डूबने से 1 साल की मासूम की मौत हुई है। बहन की गोद से छूटकर ये बच्चा गिरा बाढ़ के पानी में, और ये हादसा उसी वक्त हुआ, मासूम को गोद में लेकर ये बहन जा रही थी। इसी दौरान बहन की गोद से ये बच्चा छूटकर गिर गया। बाढ़ के पानी के बीच होकर ये बहन जा रही थी, अब जिससे बच्चे की मौत हो गई है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है।